Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 2 का मॉड्यूल 3 डेमोक्रेसी एट वर्क लेसन 21 पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स जो कि सिविक्स का चैप्टर है। आज हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट कवर अप करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, now we are going to cover up next topic which is pressure groups, role and techniques. In the democratic functioning of a polity, pressure groups play a vital role. They seek to promote, discuss, debate and mobilize public opinion on major public issues. In this process, they educate people and widen their vision, enhance their democratic participation and raise and articulate various issues. These groups try to bring changes in public policy. डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में जो भी पॉलिटी या फिर जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ना, वो बहुत बड़ा अपने रोल को प्ले करते हैं। ये प्रमोट करते हैं, डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं एंड मोबिलाइज करते हैं। जितने भी पब्लिक के ओपिनियन होते हैं या फिर जो मेजर पब्लिक के इश्यूज होते हैं, मीन्स जो लोगों की समस्याएं होती है, जो लोगों की ओपिनियंस होती है, उनके ऊपर ये डिस्कशन करते हैं, उसके ऊपर डिबेट करते हैं, जो भी पब्लिक ओपिनियन उसको मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस में वो लोग लोगों को एजुकेट करते हैं, अपनी जो भी विजन होती है ना, उसको ये पूरा खोल के रख देते हैं कि हाँ, हमारी ये क्लियर विजन है। एंड ये अपने डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को इनहेंस करते हैं एंड साथ में जो भी अलग अलग समस्याएं होती हैं, इनको ये उठाते भी है। एंड ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, वो पब्लिक पॉलिसी को चेंज करने की भी कोशिश करते हैं। To achieve their objectives and goals, the pressure groups employ various techniques and methods. This includes appeals, petitions, demonstrations, picketing, lobbying, and processions. They also write in the media, distribute pamphlets, issue press releases, organize discussions and debates, put up posters and chant slogans. They may carry out satyagraha, that is a non-violent protest. At times, pressure groups resort to strikes in order to pressurize the legislators, the executive officials, the decision makers. Often they resort to boycott. Have you not seen lawyers sometimes boycotting the course, the teachers, their classes? The pressure group resort to such activities to influence governmental policies. तो अपने गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये जो प्रेशर ग्रुप्स है, ये बहुत सारे टेक्निक्स या मेथड्स को अपनाते हैं। एंड इसमें क्या क्या होता है, अपील्स होता है, पेटिशंस होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, पिकेटिंग होते हैं, लॉबिंग मीन्स होती है, मीन्स लोग अपने पक्ष को जुटाते हैं, प्रोसीजर्स मीन्स जुलूस निकालते हैं। एंड ये मीडिया में भी लिखते हैं, पैम्पलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो भी समस्या होती है उसमें प्रेस भी बुलाते हैं एंड एक ऑर्गेनाइज ग्रुप में डिस्कशंस करते हैं, डिबेट्स करते हैं एंड पोस्टर्स भी बनाते हैं, स्लोगन्स भी डालते हैं। आपने कई बार स्लोगन्स नारे तो सुने होंगे ना। एंड ये सत्याग्रह भी करते हैं, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, जिसमें हिंसा नहीं हो, अहिंसा, ठीक है। और उसी समय जो प्रेशर ग्रुप्स है वो बहुत सारे मतलब कि हम लोग देख सकते हैं जो प्रेशर ग्रुप्स है वो प्रेशर बनाते हैं, जितने भी लेजिस्लेटर्स या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स हो गए या फिर डिसीजन मेकर्स हो गए, इनके ऊपर ये प्रेशर बनाते हैं एंड ये बॉयकॉट भी करते हैं। आप लोगों ने कभी किसी वकील को, कोर्ट को तो बॉयकॉट करते हुए देखा कि कोर्ट का वो बहिष्कार करे, या फिर टीचर अपने क्लासेस का बहिष्कार करते हैं। एंड ये जो प्रेशर ग्रुप्स है, इन एक्टिविटीज से जो भी गवर्नमेंटल पॉलिसीज है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। Political parties and pressure groups. You have already read that political parties and pressure groups are not same. However, both of them play an important role in a democracy. Therefore, their relationship is markedly close and clear. For example, the trade unions have their respective political parties by providing them workers during elections. On the other, it is the political parties which advocate legislation in respect of the interest of the workers. Do you know that the National Students Union of India (NSUI) provides future leadership to the Congress, while the Akhil Bharatiya विद्यार्थी परिषद ABVP does so for the भारतीय जनता पार्टी।
While some pressure groups are linked to particular political parties, there are many which have no linkage to any political party. It is important to understand that the pressure groups are different from political parties. The distinction between the two can be stated as under. तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज या जो प्रेशर ग्रुप्स है वो दोनों सेम नहीं है। फिर भी ये जो दोनों चीजें हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है या फिर प्रेशर ग्रुप्स है, ये एक डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। एंड इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो दोनों का क्लोज और क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए जो ट्रेड यूनियंस है वो अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज को वर्कर्स प्रोवाइड करते हैं इलेक्शंस के दौरान में, ताकि वो उनका कैंपेन कर सके, नारे लगा सके। वहीं दूसरी तरफ देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज है जिसमें लेजिस्लेशन है होते हैं एंड इसमें जो वर्कर्स के इंटरेस्ट पे काम करते हैं, तो वहां पे भी लोग अपने अपने तरीकों से काम करते हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि जो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया है, ठीक है, NSUI, तो ये क्या करते हैं ना कि जो कांग्रेस की फ्यूचर लीडरशिप को प्रोवाइड्स करते हैं, ये जो हमारा संघ है। एंड जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP है, वो भारतीय जनता पार्टी को अपना लीडरशिप, फ्यूचर लीडरशिप को प्रोवाइड करता है। मीन्स ये जो दोनों संघ है NSUI ये काम करता है कांग्रेस के लिए, एंड जो हमारा ABVP है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। एंड जो कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो कुछ पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से लिंक्ड होते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके पास किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लिंकेज नहीं होता है। एंड ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग प्रेशर ग्रुप्स एंड एज वेल एज पॉलिटिकल पार्टीज दोनों को डिस्टिंक्ट कर सकें। एंड इनका जो डिस्टिंक्शन है नीचे दिया गया है। चलिए हम लोग इनके डिस्टिंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। Pressure groups are not primarily political in nature. For example, although Rashtriya Swayam Sangh RSS supports the Bharatiya Janata Party, it is by and large a cultural organization. The political parties are basically political. तो जो प्रेशर ग्रुप्स है वो प्राइमरली पॉलिटिकल नेचर में नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS को, जो कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है। एंड इसमें जो भी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनकी, एंड ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बेसिकली पॉलिटिकल होते हैं। Pressure groups do not seek direct power. They only influence those who are in power for molding decisions in their favor. The political parties seek power to form the government. जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो डायरेक्ट पावर में नहीं होते, एंड ये अपने कामों से जो भी डिसीजन मेकर्स होते हैं या गवर्नमेंट होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि जो डिसीजंस आए वो उनके फेवर में आए, प्रेशर ग्रुप्स के फेवर में। एंड जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं ये गवर्नमेंट में पावर, गवर्नमेंट इनकी बनती है और ये पावर में होते हैं। Pressure groups do not contest elections. They only support political parties of their choice. Political parties nominate candidates, contest elections, and participate in election campaigns. जो pressure groups है वो elections को contest नहीं करते, and जो भी political parties को वो support करते हैं वो उनकी choice का होता है। and जो political parties होते हैं वो candidates को nominate करते हैं, elections को contest करते हैं, and participate करते हैं election के campaigns में। Pressure groups do not necessarily have political ideologies. Political parties are always wedded to their ideologies. For example, the Congress party is wedded to the ideologies of socialism, secularism, and democracy. The Communists advocate the interest of workers, peasants, and other weaker sections. जो प्रेशर ग्रुप्स है इनके खुद के पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज नहीं होते। इनफैक्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं इनके खुद के आइडियोलॉजीज हमेशा होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो कांग्रेस पार्टी है इनकी जो आइडियोलॉजीज है वो सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी है। एंड जो कम्युनिस्ट है वो वर्कर्स के इंटरेस्ट पे वर्क करते हैं, पीजेंट्स और जो भी वीकर सेक्शन है सोसाइटी के उनके इंटरेस्ट पे ये लोग काम करते हैं। The interest of the pressure groups are usually specific and particular, whereas the political parties have policies and programs with national and international ramifications. तो हमारा जो इंटरेस्ट है प्रेशर ग्रुप्स का वो यूजुअली स्पेसिफिक और पार्टिकुलर होता है। एंड वहीं पे जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं इनके खुद के पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होते हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस के लिए होते हैं। Pressure groups in India, like in other democratic countries, in India too there are many interest pressure groups. These are of various kinds. There are pressure groups based on traditional social structure. There are groups like Arya Pratinidhi Sabha, सनातन धर्म सभा,
Parsi Anjuman, and Anglo-Indian Christian Association. Then there are the caste groups such as the Brahman Sabha, the Nair Society, and the language groups such as the Tamil Sangh, the Anjuman-e Taraki-e-Urdu. You may find other types of interest groups which may include bodies such as the Federation of the Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) or those related to workers and peasants like All India Trade Union Congress, Bharatiya Mazdoor Sangh, the Kisan Sabha, etc. There are, for example, the institutional groups such as the Civil Services Association or the Non-Gazetted Officials Union. At times, you may observe that there are groups like the All Assam Students Union asking for the establishment of a college in rural areas. तो जो भी जैसे कि अदर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वैसे ही हमारा इंडिया भी डेमोक्रेटिक है एंड इसमें भी इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप्स है एंड यहाँ पे बहुत ही अलग अलग प्रकार के इंटरेस्ट ग्रुप्स या फिर प्रेशर ग्रुप्स है। ये जो प्रेशर ग्रुप्स है वो बेस्ट होते हैं ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर पे एंड ये जो ग्रुप्स है जैसे कि आर्य प्रतिनिधि सभा है, सनातन धर्म सभा है, पारसी अंजुमन है, एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन एसोसिएशन है एंड यहाँ पे कुछ कास्ट ग्रुप्स भी होते हैं जैसे कि ब्राह्मण सभा, नायर सोसाइटी, लैंग्वेज ग्रुप्स भी होते हैं जैसे कि तमिल संघ हो गए, अंजुमन ए तैराकी उर्दू हो गए एंड आप और भी अदर टाइप्स के इंटरेस्ट ग्रुप्स पाओगे जिसमें जो भी फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से ये रिलेटेड होते हैं फिक्की, ठीक है। एंड ये इनका जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली वर्कर्स एंड पीजेंट से होता है जैसे कि हमारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गया, भारतीय मजदूर या फिर भारतीय मजदूर संघ या फिर किसान सभा, ये सब जो है वर्कर्स और पीजेंट से रिलेटेड है डायरेक्टली। एंड यहाँ पे कुछ जो एग्जांपल है हमारे इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स का जैसे कि हमारा सिविल सर्विसेज एसोसिएशन हो गए या फिर नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स यूनियन हो गए एंड आप ये भी ऑब्जर्व कर चुके हैं कि ये जो ग्रुप्स है जैसे कि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ये क्या कर रहा है तो अब असम में एक कॉलेज का जो भी रूरल एरियाज होते हैं ग्रामीण क्षेत्र वहां पे एक कॉलेज की स्थापना के लिए ये लोग मांग करें कि वहां पे भी कॉलेज की स्थापना की जा सके। Civil society organizations, a new form of mass pressure tactics in India. India has a very large number of civil society organizations, CSOs, that is, organizations established by citizens of the country to pursue certain interests. Many of those organizations act as pressure groups on the government to promote implementation of policies in their areas of concerns. These organizations are run by ordinary persons who feel strongly committed to certain issues. Many ordinary persons come together informally or formally to share their feelings about different issues and prevailing social injustice. तो इंडिया के पास बहुत ही बड़ी संख्या में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस CSOs है एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो कंट्री के सिटीजन्स के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए हैं एंड इनके खुद के अपने इंटरेस्ट होते हैं एंड जो इसमें से बहुत ज्यादा जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो एक्ट करते हैं प्रेशर ग्रुप्स के जैसा गवर्नमेंट के ऊपर एंड ये प्रमोट करते हैं पॉलिसीज खुद के इंटरेस्ट के पॉलिसीज को जो कि उनके एरिया से कंसर्न्स होते हैं एंड इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रमोट भी करते हैं एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो ऑर्डिनरी पर्सन्स के द्वारा चलाए जाते हैं एंड जो अपने इश्यूज को जो स्ट्रांगली कमिटेड होते हैं कि हमारे पास ये इश्यूज हैं इनका जो है सॉल्यूशन होना चाहिए एंड जो बहुत सारे जो ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं वो एक साथ आते हैं इनफॉर्मली या फिर फॉर्मली एंड अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं डिफरेंट इश्यूज से रिलेटेड एंड उसके बाद इसके लिए वो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उसके बाद इनका अपना काम स्टार्ट हो जाता है सोशल इंजस्टिस के ऊपर। Civil society is an interface between the state and individual society. Organizations broadly refer to the active participation and engagement of men and women in groups, associations, organizations, voluntary agencies on the issues of common concern like environmental protection, price rise, prevention of corruption, etc. The 21st century witnessed the active involvement of people through civil society organizations, which could be seen in number of protests movements across country. People take up issues of gender discrimination, child labor, street children, and so on, and contribute through individual and collective action. Such organizations are able to mobilize public opinion because these issues are relevant to many people in society. Some of the civil society organizations include Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS), Rajasthan People's Union for Civil Liberties (PUCL),
National Alliance of People's Movements NAPM, National Alliance of Women's Organization NAWO, Medical Friends Circle MFC, and many others. Such organizations put pressure on the government for changing policies on many important issues such as corruption, human rights, livelihood of different people, environmental protection, women empowerment, educational and health issues. तो हमारा जो सिविल सोसाइटी है इसमें स्टेट भी है, इंडिविजुअल भी इंटरफेस है इनका। एंड जो सिविल सोसाइटी है वो ऑर्गेनाइज किए हुए है अपने एक्टिव पार्टिसिपेशन को, एंगेजमेंट किए हुए मेन एंड वुमेन के ग्रुप जैसे एसोसिएशन बनाया है इन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, वॉलंटरी एजेंसीज है जिनका खुद का कॉमन इश्यूज है जैसे कि हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, प्राइस राइज में दिन प्रतिदिन दाम महंगे होते जा रहे हैं किसी चीज की, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में भ्रष्टाचार की रोक के लिए, ये सब ये कॉमन इश्यूज है। एंड ये 21st सेंचुरीज है, इसमें जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो विटनेस कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। इसमें बहुत सारे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, मूवमेंट्स किए जा रहे हैं पूरे देश भर में। आप ऐसे प्रोटेस्ट या मूवमेंट्स के बारे में आए दिन टीवी में देख रहे होगे या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होगे, रेडियोज में सुन रहे होगे। एंड जो लोग हैं वो अपना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर भी जो भी समस्या है उसके ऊपर भी आवाज उठाते हैं, चाइल्ड लेबर हो रही उसके ऊपर भी आवाज उठाते हैं, या फिर जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है उनके ऊपर भी हमारे यहाँ डिस्कशन चलते रहते हैं। एंड ये जितनी भी हमारी समस्या है इसके ऊपर ये इंडिविजुअली या फिर कलेक्टिवली एक्शन ले रहे हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने में एबल है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है इसमें लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एंड इनको जहाँ पे भी इश्यूज दिखता है एंड वो इससे इन्फ्लुएंस होके हमारा खुद का एक अपना वो ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर लेते हैं। एंड ये जो कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इसमें मजदूर किसान शक्ति संगठन है, MKSS राजस्थान में से, इसमें हम लोग को नाम से पता चला है कि किसान के लिए है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL, यहाँ पे लोगों की यूनियन है सिविल लिबर्टीज के लिए। नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स, यहाँ पे लोगों का अलायंस, मतलब कि ये लोग अलायंस करके इन्होंने एक NAPM को खड़ा किया है। फिर हमारा नेशनल अलायंस ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन NAWO मीन्स यहाँ पे विमेन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। मेडिको फ्रेंड सर्कल्स मीन्स यहाँ पे मेडिको मीन्स मेडिसिन से रिलेटेड है एंड मेनी अदर्स। एंड ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है। सच ऑर्गेनाइजेशन पुट प्रेशर, बस जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालती है ताकि जो गवर्नमेंट है वो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से अपने पॉलिसीज को चेंज करे। एंड जो उनका इम्पोर्टेंट इश्यूज है जैसे कि भ्रष्टाचार हो गए, मानव के अधिकार हो गए, फिर जो अलग अलग लोग वर्ग के आते हैं ना उनके जीवन यापन की बात हो गई, फिर हमारे पर्यावरण की सुरक्षा की बात हो गई, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो गई एंड एजुकेशन एंड हेल्थ इश्यूज, ये सारे इश्यूज से रिलेटेड ये लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं एंड अपने इंटरेस्ट के हिसाब से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं। Civil society organizations have to reach out to many people. They provide a channel for people to express their grievances and also work constructively for the change. They point out when the government is not fulfilling its promises to the nation. They attract idealistic and committed young people, even acting as a space for teaching and learning good citizenship. Good citizens are vigilant and alert. Civil society organizations are formed by such vigilant citizens. Many of them struggle for the larger social good, often sacrificing their own comfort, time, and energy. Some important leaders of civil society organizations in recent times include Aruna Roy, Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, Ela Bhatt, Self-Employed Women's Association, Medha Patkar, Narmada Bachao Andolan, and Anna Hazare, India Against Corruption. All these organizations involve a large number of people who struggle to bring about changes in state policies. Many of the organizations and groups believe in following non-violent methods. जो civil society organizations है ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच चुके हैं, इनका जो हम लोग बोल सकते हैं पहुंचे बहुत लोगों तक जा चुकी है एंड ये प्रोवाइड करते हैं एक चैनल ताकि जो लोगों के जितने भी दुख कष्ट है या फिर वो मीन्स क्या क्या चेंजेस चाहते हैं इसके लिए इनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। एंड ये गवर्नमेंट के जो भी जो गवर्नमेंट हम लोग के बनने से पहले नेशन में क्या करते हैं अपने प्रोमिसेस करते हैं उनको फुलफिल करने के लिए पॉइंट आउट करते हैं। एंड जो भी आइडियलिस्टिक होते हैं यंग पीपल के इवन वो
किस चीज से रिलेटेड है, टीचिंग है, लर्निंग है, गुड सिटीजनशिप है, ये सबसे भी ये लोग अट्रैक्ट होते हैं इन सब आइडियलिस्टिक से, ठीक है। एंड जो अच्छे सिटीजन होते हैं वो विजिलेंट और अलर्ट होते हैं, मीन्स वो हर एक काम को देखते हैं कि सरकार किस तरह से काम कर रही है एंड उसने क्या क्या प्रोमिस किए हैं, तो उसको वो फुलफिल कर रही है या फिर नहीं, और सरकार किस डायरेक्शन में हम लोगों को लेके जा रही है। एंड जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसे विजिलेंट सिटीजन के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं, मीन्स जो जागरूक सिटीजन है, जिनको हम लोग बोल सके कि जो जागरूक है नागरिक, उनके द्वारा ही सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का निर्माण किया जाता है। एंड ये इनमें से बहुत लोग संघर्ष करते हैं समाज की भलाई के लिए, एंड अपने जो भी सुख सुविधा होते हैं उनका ये लोग त्याग कर देते हैं, एंड ये लोग अपना जो भी टाइम या एनर्जी है वो समाज के लिए लगाते हैं। एंड कुछ जो इम्पोर्टेंट लीडर्स है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि रिसेंट टाइम्स में, वो है अरुणा रॉय, मजदूर किसान शक्ति संगठन की लीडर है, एला भट्ट सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन की लीडर है, मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की लीडर है, एंड अन्ना हजारे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लीडर है। एंड ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं एंड जो कि संघर्ष कर रहे हैं कि उनके स्टेट पॉलिसीज में बदलाव आ सके। एंड इसमें से जो बहुत ज्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिलीव करता है नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, मीन्स ये लोग अहिंसा के रास्ते पे हैं। प्रेजर टैक्टिक्स, चलिए हम लोग देखते हैं कि ये प्रेजर जो लोग बनाते हैं इनकी जो क्या रणनीति है। As pressure groups are concerned with influencing the government, they use various tactics for the same. These are primarily constitutional and peaceful. In India, one of the commonly used pressure tactics is satyagraha, a non-violent protest. As you know, it is Gandhi who introduced the idea of satyagraha and is known all over the world for the same. Although he used these methods in the context of foreign rule, the methods are still relevant. The methods have been successfully used. For instance, the Self-Employed Women's Association SEVA has influenced the government to improve its policies on the rights of women workers. Mazdoor Kisan Shakti Sangathan led the people's movement, which got the government to bring about the law on right to information. In the northeastern state of Manipur, many groups including Just Peace, Punba Love, students organization and Mira Tabis women's groups are trying to influence the government to listen to people's genuine grievances. Together, these groups are associated with Irom Sharmila, a civil rights activist known as the Iron Lady of Manipur, who has been on a hunger strike since November 2000. Irom Sharmila wants that the government should repeal the Armed Forces Special Powers Act (AFSPA), which is responsible for violence in her state and other parts of Northeast India, and respect people's democratic right to life. People from all over the country are responding to her sacrifice. She has not eaten food for 11 years and is alive only because she is being force fed through a tube attached to her nose. Pressure groups also use tactics of holding demonstrations, sitting on dharnas, going on strikes, organizing public meetings, presenting memorandums to legislative committees, promoting their causes through use of media and creation of public opinion. ये जो प्रेशर ग्रुप्स है वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए कंसर्न होते हैं एंड इनका उस चीज के लिए खुद की रणनीति भी होती है। एंड ये जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल होते हैं, संवैधानिक रूप से ये प्रोटेस्ट करते हैं, साथ में शांतिपूर्वक करते हैं। एंड भारत में ये जो हमारा जो प्रेशर टैक्टिक्स है कि हम लोग सत्याग्रह करेंगे, ये है एक नॉन वायलेंट मेथड है, ठीक है, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है जिसमें हिंसा नहीं किया जाता है। एंड जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं जो गांधी जी थे, जो उन्होंने पहली बार सत्याग्रह के आइडिया को इंट्रोड्यूस किया था, एंड ये जो सत्याग्रह का आइडिया ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है, पूरे वर्ल्ड के जो लोग इस चीज को जानते हैं। एंड ये जो मेथड से गांधी जी ने क्यों यूज किया था फॉरेन रूल के कॉन्टेक्स्ट में, एंड ये जो मेथड है वो आज भी रेलिवेंट है, मीन्स लोग आज भी इसको यूज कर रहे हैं, इस मेथड्स को, और सक्सेसफुली यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन सेवा है, ठीक है, ये गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस की है कि ताकि जो वुमेन्स के जो भी पॉलिसीज है, राइट्स है, वुमेन वर्कर्स के,
के में चेंजेस हो सके। एंड जो मजदूर किसान शक्ति संगठन है, जो लोगों के मूवमेंट है, जिसमें जो गवर्नमेंट है उसने उस मूवमेंट को देखा जाना एंड उसने एक न्यू लॉ बनाया, राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ। तो उस प्रेशर ग्रुप से इन्फ्लुएंस होकर गवर्नमेंट में एक न्यू लॉ बना दिया गवर्नमेंट ने। एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है मणिपुर का, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है जैसे कि जस्ट पीस ग्रुप है, ठीक है। एंड ये अपुनमल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है एंड मीरा पैबल्स जो कि विमेंस ग्रुप्स है। ये सब कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सके, ताकि जो लोगों के जेन्युइन ग्रीवेंसेस है गवर्नमेंट उस ग्रीवेंसेस पे ध्यान दे सके। एंड एक हमारी इरोम शर्मिला थी, इन्होंने इन पूरे ग्रुप्स को एसोसिएट कर दिया, मीन्स एक साथ मिलाया। एंड ये जो इरोम शर्मिला है वो एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट है, जिन्हें आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से जाना जाता है। एंड ये हंगर स्ट्राइक पे थे, मीन्स भूख हड़ताल पे। ओके, यहाँ पे मीरा पैबिस है जो कि विमेन एक्टिविस्ट है, प्रोटेस्टिंग इन मणिपुर। ये मणिपुर में प्रोटेस्ट कर रही हैं। यहाँ पे आपका इलस्ट्रेशन है, देखिए यहाँ पे आपका इलस्ट्रेशन में इरोम शर्मिला का यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, इलस्ट्रेशन। एंड ये भूख हड़ताल पे कब से थी? नवंबर 2000 से। इरोम शर्मिला जो है वो गवर्नमेंट से रिपील करना चाहती है कि जो भी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, अफ्पा है, जो कि वायलेंस उनके स्टेट में या फिर जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का, वहां पे इस चीज की वजह से, इस एक्ट की वजह से वहां पे हमेशा हिंसा होती रहती थी। एंड वो चाहते थे कि इस हिंसा को रोक दिया जाए एंड लोगों का जो भी डेमोक्रेटिक लाइफ का जो राइट है उनको दिया जाए। एंड पूरे जो देश के जो लोग हैं वो उनके बलिदान को बलिदान जो उन्होंने दिया है उस पे वो रिस्पॉन्ड भी बहुत अच्छा आया है। मीन्स उन्होंने 11 सालों तक कुछ नहीं खाया एंड वो 11 सालों तक कुछ नहीं खा के फिर जीवित कैसे रही भाई? तो उनको फोर्स फेड, मीन्स उनको जबरदस्ती खिलाया जाता था, एक ट्यूब अटैच था उनके नोज से, उनकी जबरदस्ती उससे कुछ जूसेस वगैरह या फिर एनर्जी ड्रिंक दी जाती थी। दैट्स व्हाई वो 11 ईयर्स तक बिना खाए जीवित रही। एंड उनका जो भी हमारा देख सकते कि जो भी उनका सैक्रिफाइस है उससे एक देश में बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आया है। प्रेशर ग्रुप से उनका जो अलग ही अपना रणनीति होता है, वो डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं या फिर धरनास में बैठते हैं, हड़ताल करते हैं, पब्लिक मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करते हैं एंड अपने मेमोरेंडम को लेजिस्लेटिव कमिटीज के सामने प्रेजेंट करते हैं। अपने जो भी चीजें होती हैं, मीन्स जो भी अपना इश्यूज होता है उसको मीडिया के सामने वो प्रमोट करते हैं एंड वो पब्लिक ओपिनियन को भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 21.4। फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब आपको इस चैप्टर से सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाना होगा और साथ ही साथ सारे टर्मिनल एक्सरसाइज को भी बनाना होगा। ये रहा टर्मिनल एक्सरसाइज और यहां से सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर की हेल्प लें। That's all for today. Thank you everyone.